रफ्ता रफ्ता चलते चलते ये जो सफ़र है सपनों का, ये भी तय हो ही जाता है। पर ज़रूरत बस एक बात की है, चलते रहने की। तो अगर आप इस सफ़र पे ऑलरेडी चलने लग गए हो, तो याद रखना है कि चलते रहना है। ऑफ कोर्स हम बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, पॉज़ ले सकते हैं, बट फुल स्टॉप नहीं लगाना है ना? कॉमा लगाना है, चलते जाना है एंड फिर क्या बाकी सारे सफ़र की तरह ये भी हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रिप बोहेमिया पर। आई एम मिशिका एंड वी आर हियर अगेन विद योर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेशंस, वन शॉट। आज के वन शॉट में हम ग्रुप थ्योरी को कवर करेंगे, या ग्रुप थ्योरी का एक पार्ट नंबर थ्योरी, उसको हम टारगेट करने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2011 से लेकर 2024 तक जो भी नंबर थ्योरी वाले पोर्शन के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए, कौन से एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स में, सीएसआई नेट, गेट या आईटी एग्जाम में, वो सब आज हम यहाँ पे कवर करें। अब जाहिर बात है क्वेश्चन सारे नहीं कवर हो सकते, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की टाइप कवर करेंगे कि आपको पता लग जाए कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन या किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए हैं। हमने क्या करा, पेपर्स में से क्वेश्चन उठाए, कैटेगराइज करा और हर कैटेगरी का एक क्वेश्चन उठा लिया। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे आज समराइज तरीके से वो सारे क्वेश्चन हैं जो 2011 से 2024 तक नंबर थ्योरी के एग्जाम में या नंबर थ्योरी के टॉपिक से एग्जाम्स में आए हैं, जो भी आपके मैथमेटिक्स में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, विच आर एट सिमिलर लेवल एज कम्पेयर टू सीएसआई नेट, गेट एंड जैम, आईटी एग्जाम। ठीक है, करें फिर काम स्टार्ट। तो आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि चलते रहना है, उसके बाद सफर तो कोई भी मुश्किल नहीं है अगर आप चलते रहोगे। बीच में बम्स आ सकते हैं पर ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है ना। तो हाँ, अगर आपका सफर जो है उसमें मैथमेटिक्स का एक एंट्रेंस एग्जाम एक पार्ट है, एक स्टेपिंग स्टोन है, तो उस पार्ट में आपकी मदद करने के, उस पार्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए हम आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको ऐसा बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा। वी हैव अ वेरी छोटू सा प्यारा सा ऐप बाय द नेम ट्रिप बोहेमिया एंड अ वेबसाइट edu.tripbohemia.com, जिस पर जाकर आप हमारे साथ और बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू अ शॉर्ट ग्लिम्स बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चंस। तो ये जो आप देख रहे हैं edu.tripbohemia.com, ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आपको मेन्यू में से मैथ्स कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है। आपको सारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जो मैथमेटिक्स में, उन सब के आपको फुल कोर्सेज मिल जाएंगे। फिलहाल आज के दिन हम जो स्पेशली टारगेट कर रहे हैं, आईटी एग्जाम, सीएसआई नेट मैथमेटिक्स एंड गेट मैथमेटिक्स, ये 3 कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज पर आप क्लिक करेंगे, हर कैटेगरी में आपको कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सीएसआई नेट के कोर्सेज हैं, है ना। द बैचेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज पर योर अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, जैसे कि फुल कोर्स भी है, क्रैश कोर्स भी एंड सो ऑन। इसी तरीके से आईटी एग्जाम और गेट में भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस कोर्सेज अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में हेल्प चाहिए। इसी वेबसाइट को आप ऐप के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका जो है आइकन है, नाम वही है जो वेबसाइट का नाम है और जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसपे शायद अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, राइट। और अगर आपको और ज़्यादा तरीके से हमारे साथ कनेक्ट करना है, डाउट शेयर करने हैं, डिस्कशन करना है करियर के लिए या कैसे भी, तो ये कुछ क्विक लिंक्स हैं जो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, edu.tripbohemia पर। आप क्विक लिंक्स में जा सकते हैं, सोशल मीडिया में जा सकते हैं, आपको सारे जरूरी लिंक्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स, व्हाट्सएप चैनल एक्सेट्रा। चलो फिर, तो अभी के लिए काम पर वापस आते हैं। काम स्टार्ट किया जाए लेके भगवान का नाम। फिर चलो, बैठे बैठे बोर हुए, करते हैं कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, है ना। और हमारी अंताक्षरी आज क्वेश्चंस की है। पहला क्वेश्चन, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद नो 2 डिजिट्स कॉमन इज। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है और आप देखिए न्यूमेरिकल आंसर है ना। बहुत सिंपल बात कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, यानी कि हमें कितने नंबर्स चाहिए, हमें 4 डिजिट नंबर्स चाहिए, ठीक है। उसमें खास बात क्या होनी चाहिए, नो 2 डिजिट्स कॉमन, कोई भी 2 डिजिट्स कॉमन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई 2 डिजिट्स 2 सेम है या फिर ये दोनों सेम है, कोई भी 2 डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमें बताना है कितने होंगे, है ना। तो अगर आप याद करें तो ये नंबर थ्योरी में हमने पढ़ा है, ये हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है, और ये हमने छोटी क्लासेस में 11th-12th क्लास की मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हुए पढ़ा, याद आ रहा है। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करके इसका आंसर बताने की कोशिश करें। आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4536, 3024, 5040, 4823।
आपको स्टार्टिंग में रूल्स बता देते हैं। आपने जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या इस तरीके से कोई क्वेश्चन सीरीज का सेशन हमारे साथ अटेंड करना है, तो जब भी हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद पॉज का बटन दबाना है और क्या करना है, आंसर खुद से ट्राई करना है। फिर जैसे ही आपका आंसर सॉल्व हो जाए, उसे प्ले पे करना है क्लिक, और फिर देखना है कि आपका आंसर मैच हो रहा है नहीं, उसका जो तरीके से आपने सोल्यूशन सोचा था वो मैच हो रहा है नहीं। हो सकता है कभी कभी आपका सोल्यूशन का तरीका अलग हो और वो सही हो, फिर भी आंसर मैच हो रहा है। कभी कभी हो सकता है तरीका गलत हो पर आंसर मैच हो गया तुक्के से। आपने उन सब चीज़ों पे खुद को इवैल्यूएट करना है, यहाँ से एक सही मेथड और सही आंसर सीख कर जाना है, राइट। चले फिर, तो अब बाकी क्वेश्चंस में आपको मैं रिमाइंड नहीं कराऊंगी, तब यही कर सकते हो, पॉज का बटन प्रेस करो, सॉल्व करो, फिर चेक करो हमारा जो सोल्यूशन हम मिलकर डिस्कस करते हैं। फिर कोई भी टू डिजिट्स कॉमन नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज है, हमें मालूम है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 पॉसिबिलिटीज हैं। इन 10 पॉसिबिलिटीज में से हमें जो है एक्चुअली डिजिट्स उठाकर यहाँ पर 4 डिजिट नंबर बनाना है। अगर 4 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, पहले डिजिट पर 0 को छोड़ के बाकी सब आ सकता है। 0 आ गया तो ये 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 9। ठीक है, अगली सेकंड डिजिट, और हमें मालूम है कि कोई भी 2 डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो अगर पहला डिजिट के लिए हमने कोई में से 10 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, तो सेकंड के लिए वो नहीं करेंगे। अब सेकंड पे 0 भी आ सकता है। टोटल 10 चॉइसेस है, एक यहाँ पे चले गई, 10 - 1 is 9। अब 10 चॉइस हैं, कोई 2 हमने यहाँ पे ऑलरेडी चूज कर लिया है। अब उसकी बहुत सेम तो हमें पास रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो 10 - 2 is 8। इसी तरीके से यहाँ पे तीनों रिपीट नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फाइनल आंसर। परम्यूटेशन हमने यूज करें यहाँ पर, इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 4 5 3 6, राइट, विच इज आर ऑप्शन नंबर ए। सही है, अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। क्या बताया, इस क्वेश्चन में सीखा आंसर कैसे निकालना है, वो तो आप सीखो, ये आसान तरीका है। अब आप में से कुछ सोचोगे यार ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, आपको बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन स्किप करने का तरीका। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने जब घर पे प्रैक्टिस करी थी आपके लिए ना, प्रेजेंट करने के लिए, तब तो मैंने मल्टीप्लिकेशन करके देखा था, पर आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, आई टेल यू हाउ। आप देखो लास्ट में, गनीमत से इन सबके लास्ट में यूनिट डिजिट अलग है। आप क्या करो, बस इनकी मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट सोच लो। 9 9 से 81 होते हैं, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, बस 1 माइंड में रखो। 1 into 8 8, 8 into 7 56, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो हमें मालूम है इसके प्रोडक्ट से हमने 1 सेकंड में निकाल लिया कि या 2 सेकंड में यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब देखो आपके ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 का है, सिर्फ एक है, तो बाकी तीनों अपने आप ही गलत हो गए, पहला टिक कर दो। इससे क्या होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, टाइम बचेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती रहूंगी, आपने दिमाग में रखनी है। इसी को शॉर्टकट कहते हैं। कोई ऐसा कोई फिक्स शॉर्टकट नहीं होता जो सब क्वेश्चंस पे लगेगा। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी, जो बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आएगा कि कैसे कौन सा शॉर्टकट निकलेगा। मैंने आपको एक बताया, आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे आप अपनी खुद की न्यू टेक्निक्स, न्यू शॉर्टकट्स निकाल पाओगे। तो शॉर्टकट इज एक्चुअली बेसिकली अ ट्रिक बाय अ पर्सन जो बार बार लॉन्ग कट ले रहे थे, एंड फाइनली उन्होंने लॉन्ग कट ले लेके उनको डिस्कवर हो कि अच्छा, इन सब बातों को कंबाइन करके हम इसको ऐसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। चलो, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू टुडे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता रहे थे, वैसे आपको मालूम होगा एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आते हैं, जनरली हम जो एग्जाम्स को टारगेट करें 3 प्रकार के आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएपी, है ना। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक ही आंसर ठीक होगा 4 ऑप्शंस जो गिवन है उसमें से। एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, इसमें जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से एक या एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। हो सकता है एक सही, हो सकता है 2 सही, हो सकता है 3, हो सकता है 4। एनएटी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको एक ब्लैंक की तरह दिया होगा, आपको उसे भरना होगा किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से, यानी कि फिर ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको इन जनरल किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में नजर आएंगे, है ना। और मैच द फॉलोइंग भी इन्हीं में से किसी का पार्ट बन जाता है। हम जो क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट करें, हम वो सारे एमएसक्यू लेके चलेंगे, फॉर द रीजन कि एमएसक्यू जो है इन तीनों में से सबसे डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि एमसीक्यू में 4 में से एक ऑप्शन ठीक है, अगर एक ऑप्शन सही है आपको बाकी तीनों को सोचना ही नहीं है। एमएसक्यू में अगर एक ऑप्शन ठीक है, बाकी तीनों का भी आपको सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली वो एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट हो सकता है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है तब भी आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपको उनको एमएसक्यू मान के चलें। गॉट इट।
चलो क्वेश्चन रीड करते हैं. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. द यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज पर 100 इज. तो पूछ रहे हैं कि अगर आप 2 की पावर 100 करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या है. अब 2 की पावर 10 आपको अगर याद हो तो 1024 होता है. तो अगर 2 की पावर 10 1024 है तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है. अब उसको 100 बारी करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमारी इस जन्म में कंप्लीट नहीं हो पाएगी. मतलब हो तो जाएगी पर एग्जाम के दौरान वो करना जो है खराब हो जाएगा. राइट. तो क्या करें, इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंस या मॉडलो. आपने सुना होगा है ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं. तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे मॉड 10. मॉड 10 करने से जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट. तो हम बेसिकली ये वैल्यू निकालना चाहते हैं. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इतने में रिड्यूस हो गया. हमें इसकी वैल्यू निकालनी कि मॉड 10 करने से क्या आएगा. राइट. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. अगर 2 मॉड 10 करेंगे तो क्या आएगा, 2. मॉड आपको मालूम है ना, मॉड का मतलब क्या होता है. मॉड मतलब डिवाइड करो और फिर बताओ रिमाइंडर क्या है. तो 2 मॉड 10 यानी कि 2 को 10 से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या है. फिर 2 स्क्वायर करते हैं, 2 स्क्वायर मॉड 10 यानी कि 4 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ क्या है, 4 ही आ जाएगा. 2 क्यूब मॉड 10 यानी कि 8 मॉड 10 करेंगे 8 ही आ जाएगा. 2 रेज पर 4 मॉड 10 16 मॉड 10 क्या हो जाएगा 6. अब जब हमें ऐसे करते करते यहाँ पर या तो 6 मिल जाए या फिर मिल जाए 1 तो वो हमारे लिए काम की बात हो जाती है. क्यों काम की बात है, क्योंकि 6 की सारी पावर्स में लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आता है और 1 की सारी पावर्स में यूनिट डिजिट 1 रहता है. तो इनमें से कोई भी मिल जाए वहां पे रुक जाओ. हमें 6 मिल गया, हम यहाँ पे रुक जाएंगे. अब 2 रेज पर 4 को मॉड 10 करेंगे तो 6 आएगा. हमें 100 तक जाना है. 4 और 100 में क्या कोई मल्टीपल है, बिल्कुल है. 4 इंटू 25 इज 100 यानी कि 2 रेज पर 4 को अगर हम 25 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 भी 25 टाइम्स हो जाएगा. अब मजे की बात कि 6 की कोई पावर में लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही आएगा. तो मॉड 10 में दोबारा से 6 ही आ जाएगा एंड फाइनल आंसर इज 6. यानी कि यूनिट डिजिट पे हमारे पास क्या आने वाला है, 6 आने वाला है. ये हमारा फाइनल आंसर है. अब देखो ऑप्शन में कहीं मिलेगा आपको जी ऑप्शन. वैसे ऑप्शन हमेशा आपको ABCD मिलेंगे. मैंने PDF बनाई, मैंने थोड़ा चेंज करा है, थोड़ा सा नया है ना, क्या कहते हैं, थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं. बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एडवेंचर, कुछ नया मिलना चाहिए ना, है ना. इसका मतलब क्या है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर है. तो ABCD होता तो C ऑप्शन है, ये EFGH है तो हमारा आंसर क्या हो गया, D ऑप्शन. ठीक है. तो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर G 6. चले आगे. कोई डाउट यहाँ तक है तो पूछो, वरना हम आगे चलते हैं. पक्का बिंदास. अब देखो कि आपको ऐसे ऑप्शन नंबर्स में इतनी क्या कहते हैं विभिन्नता इन जनरल नहीं मिलेगी. मुझे लगता है मैंने अभी तक किसी भी टीचर में नहीं देखी है. तो आप ये भी समझ सकते हैं काइंड ऑफ बारकोड, है ना. पता कैसे चलेगा कि इशिका मैम ने जो क्वेश्चंस कराए वो अलग हैं, उसमें एफर्ट अलग लगाया जा रहा है और ये PDF जो है उन्होंने खुद टाइप करी है. तो इसलिए ऐसे है ना, कुछ अलग ऑप्शन नंबर्स नजर आए तो पहचान जाना कि आप मेरे स्टूडेंट हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. The number of multiples of 10 raised by 44 that divide 10 raised by 55 is. Interesting question. ये क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. नंबर थ्योरेटिक क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जो मतलब जनरल पब्लिक से भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके लिए उनको बेशक मैथमेटिक्स के वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ना आते हो जो आप बैचलर्स या MSc या PhD के दौरान मैथ्स में सीखेंगे, पर एक क्वेश्चन उनको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ये ऐसे क्वेश्चन नहीं जिसमें टेक्निकल लैंग्वेज है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है. बेशक आंसर के टेक्निकल पॉइंट्स की हमें जरूरत हो. कैसी लैंग्वेज है, पूरे बताओ कितने मल्टीपल्स होंगे 10 रेज़ पर 44 के जो इसको डिवाइड करते हैं. ये कोई भी समझ सकता है ना. अब सॉल्व कोई भी कर सकता है, नहीं वो डिपेंड करता है. तो हमें देखना है कि 10 रेज़ पर 55 जो कि बड़ा नंबर है ना, और 10 रेज़ पर 44 जो छोटा नंबर है, मालूम है इसको डिवाइड करता है, यानी कि इसका मल्टीपल है, इसका फैक्टर है ना. अभी इसका फैक्टर है, हमें बताना है कि 10 रेज़ पर 44 के साथ 10 रेज़ पर 44 के साथ और हम कितने x ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 10 रेज़ पर 55 आ जाए. बस हमें वही निकालना है कि कितने ऐसे और मल्टीपल्स हो जाएंगे. तो जितने x मिलेंगे उतने और मल्टीपल्स हो जाएंगे. हमें बस ये निकालना है कि ऐसे कितने x मिलेंगे, हाउ मेनी सच x आर पॉसिबल. ठीक है. इसको कैसे करेंगे, हमें मालूम है. अब x कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवीजन में, है ना. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 रेज़ पर 55 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ पर 44 यानी कि आ गया 10 रेज़ पर 11. एक तो मल्टीपल 10 रेज़ पर 11 मिल गया, बाकी मल्टीपल्स सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे.
तो बेसिकली नाउ क्वेश्चन रिड्यूसेस टू कि इसके कितने फैक्टर्स मिलेंगे, तो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 10 रेज पर 11 आर देयर। तो कैसे करेंगे, तो आपको याद होगा नंबर 3 में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था टाउ, तो हम निकालेंगे टाउ 10 रेज पर 11, इसका मतलब होता है कितने पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो कितने मिल जाएंगे, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा 2 रेज पर 11 एंड 5 रेज पर 11 में। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 11 plus 1 is 12 into 11 plus 1 12 which is 140। तो हमें 144 जो है इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे, यानी कि 144 ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जिसको इससे मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाएगा, राइट। और इसका मतलब कि इसके मल्टीपल इसको डिवाइड करते जाएंगे। बेसिकली जरूरी भी नहीं कि यही है, हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ मल्टीपल जो डिवाइड करे, तो इक्वल होना भी जरूरी नहीं है, हमें तो बस डिवाइड भी कर जाए वही चाहिए। बात समझ में आई? कूल। देखिए ऑप्शन में है, अरे हाँ ऑप्शन है एक IJKL, एलथ ऑप्शन है ना, 144, therefore we'll say ऑप्शन नंबर L is correct। मजा आ रहा है सीखने में? तो एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर है, मुझे बताते क्या करो, एक्सप्लेनेशन क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब समझ में आ रहा है पक्का? चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडे। हमारे पास एक सेट है M और हमसे पूछ रहे हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो सेट M किस प्रकार का, ध्यान दो, M सेट में कितने एलिमेंट्स है ये हमें बताना है, कार्डिनलिटी ऑफ M बतानी है। तो M में कैसे एलिमेंट्स है, टपल्स है, कैसे 3 टपल। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं M के अंदर जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 की जो मैं XYZ लिखी हूँ, जल्दी लिखा जाता है ना, सेट तो वही रहेगा। अब कंडीशन क्या है, XYZ या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, और इनका सम हमेशा 6 रहेगा, ठीक है। तो XYZ कहाँ से आ सकते हैं, X Y और Z क्या क्या पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं, 1 2 3 4 में से कोई हो सकते हैं और कोई नंबर नहीं हो सकते, और इन तीनों का सम हमेशा क्या रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, फिर वो कितने काउंट करके हमें बता दें, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे तरीके, एक तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं, दूसरा तरीका क्या है, अब रैंडमली डायरेक्टली नंबर्स निकाल लो। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा तरीका लगाना है, ये देखो आंसर ऑप्शन से। अगर ऑप्शन इतने छोटे हैं यानी कि वो नंबर्स हम बहुत आसानी से निकाल के काउंट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन जो है वो बड़े होते, 1000 100 144 या 4000 या 5086 एंड समथिंग, तो हम क्या करते, फिर उस केस में हम फॉर्मूला लगाते, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जाते, क्योंकि इतना बड़ा नंबर हम नहीं निकाल पाएंगे, एक एग्जाम में पूरा नहीं होगा। छोटा नंबर है हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसके ऊपर देखते हैं कौन कौन एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। एक एक करके क्या करते हैं, कंडीशंस बना लेते हैं, केसेस। फर्स्ट प्लेस को फिक्स करते जाते हैं। पहला कंडीशन, फर्स्ट प्लेस को फिक्स कर दो, मान लो कि फर्स्ट प्लेस क्या है, 1 है। अगर फर्स्ट प्लेस 1 है, हमें सम क्या बनाना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो 6 बनाने के बाकी दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5। अब सोचो 1 के अलावा बाकी दोनों का, 1 को मिला भी सकते हैं, बाकी दोनों का सम 5 कैसे आएगा, या तो हम 1 प्लस 4 कर लें, या 4 प्लस 1 करें, या 2 प्लस 3 करें, या 3 प्लस 2। क्या और किसी तरीके से 5 आ सकता है, 1 प्लस 4 करने से आ सकता है 2 प्लस 3, और किसी करने तरीके से तो नहीं आएगा, है ना, पक्की बात है। चलें, तो ये 4 केसेस बन गए। तो हमने देखा पहले केस में जब हमने 1 फिक्स करा तो 4 पॉसिबिलिटीज है ना। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में बताओ क्या करना है, अपने यहाँ पे 1 की जगह अगला नंबर फिक्स कर लेते हैं 2। अब 2 के केस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो देखते हैं। देखो अगर 2 है तो बाकी चार दोनों का सम क्या आना चाहिए, 6 टोटल बनाए वहां पे 2 है तो सम आना चाहिए 4। अब 4 कैसे बन सकता है, या तो यहाँ पे 1 हो या 3 हो, या 3 हो या 1 हो या 2। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई, 3। 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अभी तो हमने 2 ही केसेस देखे हैं। तीसरा केस क्या होगा, यहाँ पे हम 3 फिक्स करेंगे, अगला केस यहाँ पे हम 4 फिक्स करेंगे। करें, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। थर्ड केस, यहाँ पे 3 को फिक्स कर देते हैं। अब बाकी सम 6 बनाना है, तो बाकी क्या आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए यहाँ पे। तो या तो 2 हो या 1 हो, या 1 हो या 2 हो। और कोई पॉसिबिलिटी है 3 बनाने की, नहीं। तो 3 के लिए पॉसिबिलिटीज आ गई हैं 2।
लास्ट केस क्या करें, अब हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पर 4। बाकी बचा हुआ सम कितना होना चाहिए, अब 2 होना चाहिए। अभी 6 बनेंगे टोटल, तो 1 और 1 एक ही पॉसिबिलिटी है। अब टोटल पॉसिबिलिटीज काउंट कर लेते हैं। 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 हो गई। यहाँ पे थी 4 और 3 7, 7 और 3 टोटल हो गया 10। अब देखते हैं 10 आंसर है क्या हमारे पास। बिल्कुल, MNOP। आपको ऑप्शन नजर आ रहा है 10, दैट इज द आंसर। तो हम कह देंगे द आंसर इज ऑप्शन नंबर O, which is 10। सही है, एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडेबल, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अब देखो मैं वो बता रही हूँ कि क्वेश्चन पे कैसे जाना है, कौन सी अप्रोच फास्टेस्ट होगी वो आपको करने से ही आएगा। अगर आपको लगे कि आपने अभी जब पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश की थी मेरे आंसर बताने से पहले, तब आपने कोई अलग मेथड यूज करा पर आंसर सेम आया, तो उस मेथड को आप एक बार और रीड करो। आप देखो क्या है फुल प्रूफ है, उसमें कोई आपने गलत चीज तो लेट नहीं करी। अगर ठीक है तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड आपके खुद से बनेंगे। देयर इज नो फिक्स्ड रूट टू रीच एट अ डेस्टिनेशन। किसी भी जगह पहुंचने के हमेशा इन्फिनाइट तरीके होते हैं। कुछ तरीके आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, पर हम उनमें से कुछ ट्राई करेंगे तभी तो कंपेयर करके बता पाएंगे ना छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बारी में शॉर्टकट ढूंढ पाओगे। एक बार में जो भी कट आप लोगे वो लॉन्ग ही होगा। अगली बार आप जो कट लोगे उससे आप कंपेयर कर पाओगे कि अच्छा ये वाला शॉर्ट था, ये वाला लॉन्ग था, है कि नहीं। So that means that you have to solve that question multiple times. है कि नहीं। चले आगे। Question number 5 it is. What is the smallest positive integer in the set? अब ये सब क्वेश्चंस जो है ना जल्दी जल्दी तब होंगे जब आपकी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट एकदम फुल प्रूफ है, एकदम क्लियर है, एकदम दिमाग में कोई गम नहीं है, दिल में बहुत खुशी है कि सब आता है, राइट। अब इसका क्या मतलब है, सब तो किसी को नहीं आता, ये बात तो मतलब ऐसी कह रही थी है ना, सब किसी को नहीं आता, पर सब आता है का मतलब क्या है, बेसिक्स थ्योरी के आते हैं। तो थ्योरी पे कमांड होगा तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, जल्दी सॉल्व होगा। थ्योरी पे कमांड नहीं होगा तो ये क्वेश्चन डरावना लगेगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन दिस सेट। इस सेट को देखते ही अगर आपके दिमाग में पहला जो चीज है वो GCD नहीं बज रहा तो मतलब फिर आपको डेफिनेशन नहीं आती है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है ये कि अगर A और B सपोज 2 नंबर है या 3 नंबर ABC, अगर आपको उनका क्या निकालना है GCD, तो आप ऐसा ही सेट बनाओगे AX + BY + CZ, और इस सेट का स्मॉलेस्ट जो इंटीजर होगा पॉजिटिव वो होगा उसका HCF। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है बुक की, एकदम एज इट इज डेफिनेशन है M बर्टन की, जो फेमस बेसिक बुक अगर आप पढ़ोगे नंबर थ्योरी की, उसमें सबसे पहले आपको GCD पे डेफिनेशन नजर आएगी, है ना। तो इसका बहुत आसान तरीका क्या है, तो इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने का तरीका इनका GCD निकाल लो। अब आप में से कोई भी अगर सोचेगा कि यार इसमें से तो इतने इंटीजर्स हैं, इन्फिनाइट इंटीजर्स हैं, सारे एलिमेंट्स निकाल कर फिर वो देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट है, बहुत मेहनत की बात हो गई, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ नहीं ऐसा करा हो पर वो लंबा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, पर अगर आपको याद है कि इस डेफिनेशन इसकी GCD की डेफिनेशन है तो एक स्टेप में हो गया। अब इनका GCD निकालो, तो GCD आपको निकालना है किसका, 24 का, 60 का और 2000, यानी कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो कौन सा है। आप देखें तीनों नंबर 4 से जा रहे हैं, ठीक है, और बस 4 से ही, उससे बड़ा तो कुछ नहीं जा रहा, 4 से 4 आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर R4। खत्म क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लेंदी कह सकते हो अगर आप लंबे मेथड से करते हैं, अगर आपको GCD है ये नहीं पता होता। अगर आपको पता है GCD है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है। तो कभी कभी ना एक एग्जाम जो एक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है दूसरे के लिए आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन को किस नजरिए से देखा है। अगर GCD की डेफिनेशन आपसे मिस हो गई तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, अगर GCD की डेफिनेशन आपको आती है तो ये आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव है, इसलिए एग्जाम कभी भी बहुत डिफिकल्ट है बहुत आसान नहीं होता, मॉडरेट होता है। इट कैन बी क्लोज टू इजी वाली साइड और क्लोज टू डिफिकल्ट वाली साइड, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरीके से तैयारी करी है और वो कॉन्सेप्ट बाय चांस आपके स्किप तो नहीं होते, राइट। अब सारे कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं पढ़ता, इसलिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट किसी ना किसी से स्किप होता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 100% रिजल्ट किसी का नहीं होता। इसलिए हमेशा जो रैंक्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कंपैरेटिव, सबका स्कोर निकाला जाता है, बेस्ट स्कोर को फर्स्ट रैंक दी जाती है, फिर सेकंड एंड सो ऑन, और इस हिसाब से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा जाता है, कट ऑफ आती है, राइट। तो यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई भी परफेक्ट है, हम में से कोई भी नहीं है, पर आपको कोशिश करनी है कि परफेक्ट तो नहीं हो सकते तो बेटर होने का ट्राई कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स में बेटर कर पाओ।
जो कॉन्सेप्ट करो उनको अच्छे से बेसिक स्ट्रांग रखो, ताकि क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आए कि कैसे उसको अप्रोच करना है। बाकी फिर रब रखा, है ना। चले क्वेश्चन रीड करते हैं। अब ऐसे लंबे क्वेश्चन देके इन जनरल बच्चे क्या कहते हैं, इसको लास्ट में रीड करेंगे। नेवर डू दिस। मैं हमेशा बताती हूँ एग्जाम में अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है वो लंबा है, फिर भी रीड करो। अगर आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, पल्ले नहीं पड़ा, फिर बात के लिए छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में अटेम्प्ट कर लें। एग्जाम में आपके ऑप्शन होते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं आपके। पर अगर आपने रीड भी नहीं करा तो कभी कभी ऐसा होगा कि बड़ा क्वेश्चन जो आसान है वो आपसे स्किप हो जाएगा। सेम गोज फॉर दिस। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। आप इसको ग्रुप थ्योरी में, लीनियर अलजेब्रा में, ग्रुप या फिर रियल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी का भी पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी सभी सब्जेक्ट्स का बेसिक है, राइट। देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 265 पर्सन, हमें मालूम है कि 265 है टोटल। 200 लाइक सिंगिंग, 200 लोगों को सिंगिंग पसंद है। 110 लाइक डांसिंग, डांसिंग पसंद है 110 लोगों को। 55 पीपल लाइक पेंटिंग, कितने लोगों को पेंटिंग पसंद है। और मैं इन तीनों में हूँ, है ना। आप में से किसी को पसंद है सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग? ये ऐसी चीजें जो हम सब में से मैक्सिमम लोग एंजॉय करते हैं, है ना। कुछ इनमें से कुछ चीजें आपकी प्रोफेशन का पार्ट हो सकती हैं, कुछ चीजें आपकी हॉबी का पार्ट हो सकते हैं। लेट मी शेयर विद यू एन इंसिडेंट। अभी आप सबको मालूम होगा कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग मैथमेटिक्स प्रोफेसर, आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड आई लव आर्ट। So थोड़े दिन पहले we were at a project and we were making some art at a craft museum as a public place. तो वहाँ पर we were seeing कि लोग आर्ट को इतना अप्रिशिएट करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आर्ट करते भी हो, बट आप आर्ट को देख के हमेशा खुश हो गए, है ना। तो सिंगिंग, डांसिंग एंड आर्ट आर लाइक दैट। इसको देख के आपको बड़ी खुशी होगी, है ना। इसके और भी फॉर्म्स है आर्ट की, जैसे थिएटर हो गया एंड ड्रामा हो गया एंड फोटोग्राफी एंड सो ऑन, चलते जाओ। तो इन सब चीज़ों को देख के इन जनरल सबको ही अच्छा लगता है ना। यस, कमिंग बैक। तो 200 लोग हैं जिनको सिंगिंग पसंद है, 110 को डांसिंग पसंद है, 55 को पेंटिंग पसंद है। इफ 60% लाइक बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, है ना। 60 लोग हैं जिनको सिंगिंग और डांसिंग दोनों पसंद है, एंड 30 लाइक बोथ सिंगिंग एंड पेंटिंग, एंड 10 लाइक ऑल 3 एक्टिविटीज, सिंगिंग एंड डांसिंग एंड पेंटिंग. Then the number of person who like dancing and painting, वो हमें बताना है कितने। मैंने डेटा नोट करा इस तरीके से, क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन देख के समझ गई थी सेट 3 का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। आपको भी समझ में आना चाहिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको पता ही चल रहा है सेट 3 का क्वेश्चन है। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, आप भी ऐसे कर सकते हो। अब एक स्टेप में आंसर आएगा, अगले स्टेप में आंसर है। अब आप में से किसी को अगर नहीं पता चला कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो आपको याद दिला देते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? ए यूनियन बी यूनियन सी। याद आ रहा है कुछ, है ना? क्या हो जाएगा? कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आ रहा है यार? पढ़ा था सेट में फॉर्मूला, है ना, राइट? आपको याद होगा, इसको पढ़ाते वक्त मैंने आपको ऐसे याद दिलाया था वेन डायग्राम का। ये 3 सेट है ए बी सी। अब इसमें जो ए और बी में कॉमन है ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ऐसे जो इसमें कॉमन है ए और सी में, ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे यहाँ बी और सी में कॉमन है, हो गया बी इंटरसेक्शन सी। और जो पार्ट ये तीनों में कॉमन है वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसी से हमने फॉर्मूला बनाया था, इसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला भी कह देते हैं, है ना। याद आ रहे? ये सबको बताने की जरूरत नहीं थी, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसी में खत्म हो रहा था, पर आपको याद दिला दिया, किसी को याद नहीं है। अब यहाँ पे एबीसी की जगह हमने एस डी पी लिए। एस मतलब सिंगिंग, एक सेट हो गया। डी डांसिंग, पी फॉर पेंटिंग। अब जो कॉमन है एस एंड डी, मतलब एस और डी में कॉमन, है ना। एस और डी में कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन, यानी कि एस इंटरसेक्शन डी। ऐसे ही एस इंटरसेक्शन पी। हमें डी इंटरसेक्शन पी जो है नहीं पता, वो निकालना है। तो बाकी सब गिवन है, ये हमारा पास वेरिएबल हो गया। सॉल्व करो, इक्वेशन आंसर आएगा। इसे सॉल्व करें, 265 से 200 कटेगा, यहाँ बचेगा 65। ठीक है, यहाँ पे 110 और 55, और माइनस में क्या है यहाँ पे 60 और 30। 60 और 30 90 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास?
और ये हो गया ये इतना, तो ये आ गया अपने पास D and P इज इक्वल टू 20। इसका क्या मतलब है, डांसिंग और पेंटिंग कितने लोगों को पसंद है, 20 को। ठीक है, अब आंसर आपको यहाँ पे 20 नजर आ रहा होगा और इसको टिक कर दें, पक्का देख लो। अब मैं आपको यहाँ पे सोचने के लिए आधे सेकंड का या आधे मिनट का टाइम देती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स ने ऐसे करा था आंसर और 20 मार्क कर दिया था और आंसर गलत हो गया था। इतना आसान क्वेश्चन, आपने फॉर्मूला भी पहचान लिया, सॉल्व भी कर लिया जल्दी से, फिर भी गलत ही हो गया, क्योंकि ध्यान से पढ़ो। देन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग, अगर हु लाइक डांसिंग एंड पेंटिंग लिखा होता, वर्ड ओनली ना होता, तो ये आंसर है, बिल्कुल सही है, 20 आंसर टिक कर देते। ओनली मतलब अगर उनमें से कोई ऐसे हैं जिनको और कुछ भी पसंद है, सिंगिंग भी पसंद है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो डांसिंग एंड पेंटिंग को पसंद करते हैं, है ना, उसमें से जो डांसिंग, पेंटिंग और सिंगिंग को पसंद करते हैं, उनको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग, साथ में सिंगिंग पसंद करने वाले नहीं होने चाहिए। तो जो तीनों को पसंद करते हैं उनको हटा दो, उससे पता लगेगा कि कौन से हैं जिनको सिंगिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बस डांसिंग और पेंटिंग ही पसंद है। तो डी इंटरसेक्शन पी हमने 20 निकाला। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, कितना गिवन था, 10। सो द आंसर इज 10 और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर यू। एक क्वेश्चन था तो बहुत आसान, पर फिर भी इसमें ट्रिक थी। बस ये वर्ड ओनली अगर आपने स्किप कर दिया तो फॉर्मूला जानते हुए भी आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। एग्जाम में ऐसी ट्रिक होती है। दोबारा से वही बात, अब ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है, अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो गया तो ट्रिकी हो गया। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ट्रिक है इसमें, बस एक वर्ड की ट्रिक। मैथमेटिक्स ऐसी है, आपको मैंने बताया था हमेशा से, इनफैक्ट हर बारी अपने थ्योरी सेशंस में या क्वेश्चन सेशन में या हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, मैं कहीं ना कहीं आपको याद दिलाती रहती हूँ कि मैथमेटिक्स इज अ वेरी लॉजिकल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है इंग्लिश की तरह, हिंदी की तरह, फ्रेंच की तरह, संस्कृत की तरह, है ना, किसी भी और रशियन या कोई भी लैंग्वेज की तरह ये एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में क्या होता है, हर वर्ड का एक फिक्स मीनिंग होता है। ऐसी मैथ्स में ओनली का फिक्स मीनिंग है, एंड का फिक्स मीनिंग है। एंड मतलब हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब अगर हम नंबर्स में काम करें तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और का मतलब एडिशन हो जाएगा। ये फिक्स्ड है, ऐसी ओनली का मतलब भी फिक्स्ड है। तो वर्ड हल्का सा अगर मैथ्स में एक्स्ट्रा लगा दिया तो लैंग्वेज की तरह ही वो मतलब को बहुत चेंज कर सकता है। इतनी सी बात पे ध्यान रखना है। इसीलिए फ्री एडवाइस जो मैं हमेशा आपको देती हूँ, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो पेंसिल लगाकर पढ़ो। आई नो स्क्रीन पर है तो टच नहीं करनी है, स्क्रीन खराब नहीं करनी है, पर कीप अ पॉइंटर इस तरीके से, या तो आप माउस का पॉइंटर रखो या अपना पॉइंटर ऐसे रख के पढ़ो, ताकि आप एक भी वर्ड मिस ना करो। हु लाइक ओनली मिस नहीं होना चाहिए, ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग, एक एक वर्ड पढ़ो ताकि हल्का सा भी कॉन्सेप्ट या उसका मीनिंग मिस ना। चले आगे, 10 इज द आंसर। चलो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 रेज़ पर 81 आर। अगर आप ध्यान दो, इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने करा था, हमने यूनिट डिजिट पे करा था और यूनिट डिजिट के लिए भी mod 10 लगाया था। अगर लास्ट 2 डिजिट निकाले तो क्या करेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 7 रेज़ पर 81 mod 100 करेंगे। अब इसमें अगर मैं लास्ट 3 डिजिट निकालने होते तो हम mod 1000 करते। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, राइट? आंसर बताओ जल्दी से। अब mod 100 करना है आपने, तो कैसे करेंगे, दोबारा से पैटर्न बनाते हैं, बेसिक से करते हैं स्टार्ट। 7 रेज़ पर 1 mod 100 करोगे तो क्या आएगा, 7 ही आ जाएगा। अब क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट्स दी तो बार बार इसको ऐसे लिख लो 2 डिजिट्स के फॉर्म में, ठीक है। अब 7 स्क्वायर करेंगे, mod 100 यानी कि 49 mod 100, तो क्या आ जाएगा, 49 ही आ जाएगा। 7 क्यूब करेंगे mod 100 तो कितना आएगा, 7 क्यूब कितना होता है, 343। ये इन जनरल आपको याद होनी चाहिए, आपको याद बताया होगा मैंने, स्क्वायर्स और क्यूब्स 30 तक याद रखो, है ना, कम से कम 20 तक तो होनी चाहिए सभी को याद, तो फिर आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 343 करेंगे mod 100 तो 43 आ जाएगा। 7 रेज़ पर 4 mod 100, अभी आपको याद नहीं दिए तभी काम चलेगा, क्यों, क्योंकि आपको दोनों जगह 7 मल्टीप्लाई करना है, तो 43 से जल्दी से 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 21 and 30, 301। तो mod 100 क्या आ गया, 01। आपको बताया था अगर 1 आ जाए या 6 आ जाए तो रुक जाना है। क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, यहाँ पे अपने को रुक जाना है, क्योंकि 7 रेज़ पर 4 करके 1 आ गया, तो अब दोनों जगह हम पावर करते जाएंगे, 1 की हर पावर में लास्ट में 1 ही आएगा।
हमें 81 तक जाना है। 4 का कोई मल्टीपल है 81 के पास? 80, तो 7 रेज पावर 4 की पावर कितनी कर दें कि 80 आ जाएगा? पावर 20 कर दें, mod 100। यहाँ भी पावर 20 कर दे, 1 की पावर 20। अब 1 की कितनी पावर करो, हमेशा आंसर क्या आता है? वापस 1 आ जाता है, पक्की बात है ना? तो इसका आंसर वापस क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। आपको नजर आ रहा है? बहुत होने पर तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ हो तो बता दिया करो, कभी कभी लिखते लिखते हो सकता है मैं फ्लो में बह जाऊं और देखना भूल जाऊं कि आपको नजर आ रहा है नहीं, है ना? तो ये क्या आ गया? 7 रेज पर 80 mod 100 करने से क्या आ रहा है? 1 या 01। अब देखो मैंने mod 100 में से mod यहाँ पे नहीं लिखा, ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, पर इन जनरल आप ये यूज मत करना क्योंकि इसको मल्टीप्लिकेशन से गड़बड़ करा जा सकता है ना। कभी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे यूज मत करना, पूरा ही लिखना, पर ये है स्टैंडर्ड नोटेशन, करा जा सकता है यूज। तो अब रफ में कैलकुलेशन में ही यूज कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि अगर आपका दिमाग इतना रेडी है कि इसको मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूज ना करे। कभी कभी होता है ना, हम स्टार्ट कुछ और करते हैं, एंड में जाके इसको मल्टीप्लिकेशन समझ के आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है ना, ये याद रखना। अब हमें कितना चाहिए? 81 चाहिए, तो इनके दोनों प्लस 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 7 रेज पर 81 mod 100 क्या आ जाएगा? इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 07। तो क्या आ जाएंगे लास्ट टू डिजिट्स? हमारे सामने आंसर है 07 इज द आंसर। ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन हमारे पास है 07, तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए 07 इज द करेक्ट आंसर। तो 7 रेज पर 81 अगर करेंगे तो लास्ट टू डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 07। अभी कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस का, मॉडलों का, क्योंकि आप 7 रेज पर 81 नहीं निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पर आप कैलकुलेट करके उस इतने बड़े नंबर तक नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे उसमें डिजिट्स आ जाएंगे, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इतने बड़े नंबर से हम डील नहीं करते हैं, हमारे लिए अनयूजुअल है। इतनी लंबी कैलकुलेशन तक आप पहुंच नहीं पाओगे, कैलकुलेटर भी मुश्किल मानेगा इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए, राइट? तो इसलिए इसका ये तरीका जो है लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स तक पहुंचने का, बहुत जबरदस्त है। अब यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशंस हैं, स्क्वायर क्यूब आना, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए, है ना? मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, चलो ने भी बता दिया है। लर्न स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ ऑल द नंबर्स अप टिल 30, 1 to 30। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट विल बी आवर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। For any integers a and b, let na be denote the number of positive integers less than 1000, satisfying these two congruence equations, है ना? क्या क्या इक्वेशन है? x is congruent to a mod 27 and x is congruent to b mod 37। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं ना हम सब, जैसे नॉर्मल इक्वेशन को करते हैं वैसे ही। तो इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना? अब हमें सॉल्यूशन एग्जैक्टली नहीं पूछा, क्या पूछा है? एने भी पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ए और बी अलग अलग के लिए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है? ऑप्शंस पढ़ते हैं, उससे पता लगेगा आपको और इसको कैसे हैंडल करना है। देयर एग्जिस्ट ए एंड बी सच दैट एन ए बी 0, यानी कि ऐसे ए और बी की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी 2, 3, 4, 5, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स में से कोई एक ऐसी दो वैल्यूज मिल जाएंगी। पॉजिटिव पे काम करे, ओके, तो पॉजिटिव में से ऐसी कोई दो वैल्यूज मिल जाएंगी सच दैट इन दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी कि एन ए बी 0। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फॉर ऑल ए बी, यानी कि सारी पॉजिटिव ए बी वैल्यूज के लिए 1000 से कम अगर हम ले तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 1, यानी कि इन दोनों का एक ही सोल्यूशन आएगा, एक ही एक्स दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये कह रहा है फॉर ऑल ए बी नंबर ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा सोल्यूशन मिलेंगे। ये कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए बी सच दैट नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 भी आ सकता है और ऐसी भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं कि 2 सोल्यूशन आ जाए। अब इसके ऊपर आपको काम करें, बेसिकली नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा जा रहा है। देखने से खतरनाक और ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे आप डबल स्टार मार्क कर सकते हैं। ये है डिफिकल्ट क्वेश्चन, इन जनरल डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? पर इसको करने का तरीका आसान है, 1-2 लाइन में ही हो जाएगा काम अगर आपको एक थ्योरम आती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरम बेस्ड होते हैं, थ्योरम नहीं आती तो बहुत डिफिकल्ट है, थ्योरम याद है तो फिर अच्छा है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन में नहीं माना जाएगा, इसको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कंसिडर करके चले आप, राइट? कौन सी थ्योरम यहाँ पे काम आएगी? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। पढ़िए आपने थ्योरम, बहुत जबरदस्त थ्योरम है। और क्या कहती है थ्योरम कि अगर हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं ऐसे ही a1 mod n1
A2 mod N2, ऐसे हम चलते जाएंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे कितनी मर्जी तक जा सकते हैं, फाइनाइट में रहना है। N2 N3 N4 Nk तक जा सकते हैं। हम 2 पे ही काम करते हैं क्योंकि 2 हमारे पास हैं, ठीक है। तो उसका यूनिक सोल्यूशन तब आएगा जब A1 कॉन्ग्रुएंट हो जाए A2 के। मॉड N1 और N2 का GCD निकाल लो, GCD N1 N2, ठीक है ना। ये N1 के बाद कॉमा लग नहीं रहा ना, ठीक है ना। तो ये इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1। सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा इफ एंड ओनली इफ ये वाली बात सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी बात, कि A1 और A2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू GCD ऑफ N1 N2, ठीक। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा N1 है 27, N2 है 37। इन दोनों का GCD निकालें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आएगा, दोनों का GCD 1 है। अब GCD 1 है तो A और B कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना विद रिस्पेक्ट टू मॉड 1। मॉड 1 के रिस्पेक्ट में तो सारे नंबर कॉन्ग्रुएंट है। मॉड 1 में 2 3 4 5 सारे नंबर कॉन्ग्रुएंट है, तो सारे AB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू एनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1000। इसका मतलब इसका सोल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक। तो ये सब एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए लिखा है, आप देख रहे हो। बेसिकली इसका आंसर सिर्फ एक बात पर डिपेंड कर रहा है, इस पे GCD निकालना, थोड़ी आंसर खत्म हो गया। तो अगर ये थ्योरम आती तब तो ऐसा हो गया, अगर थ्योरम नहीं आती तो आप क्या करोगे, दूसरा मेथड इसको करने का, फिर होगा फुल सोल्यूशन। वो तो A B से नहीं निकाल सकते, हिट एंड ट्रायल। तो आप क्या करोगे, A और B की वैल्यूज पुट करके देखोगे, हिट एंड ट्रायल से देखोगे, उसमें एक क्वेश्चन डिफिकल्ट और लेंथी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और चाइनीज रिमेंडर थ्योरम इसको छोटा और प्यारा बना देती है, राइट। चले आगे फिर। तो द आंसर इज फॉर ऑल AB नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 1, बी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे क्या है, F ऑप्शन हो गया, राइट। तो F ऑप्शन इज द आंसर। बात सही है, तो यहाँ तक बात सही है, एकदम मजा आया सीखने में। तो आज हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं वो सब नंबर थ्योरी टॉपिक को टारगेट करते हैं। मैंने आपको बताया इसे नंबर थ्योरी भी मान सकते हैं, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन ही मान सकते हैं। दोनों कैटेगरीज में फिट होते हैं क्योंकि नंबर थ्योरी ग्रुप थ्योरी का बेसिकली प्री रिक्वेस्ट है या पार्ट है, उसके बेसिक का पार्ट है, राइट। अब बेसिकली इसको अलग सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव होते हैं और ये ले पर्सन को भी समझ में आ सकते हैं। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स की डिटेल जानकारी नहीं है तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, पर आंसर के लिए ऑफकोर्स जानकारी होनी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप आपको बहुत सीखने को मिला, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस टारगेट हो रहे हैं आज तक, फ्रॉम 2011 टू 2024 कैसे क्वेश्चंस टारगेट करे जा रहे हैं। 2025 में हम एंटर कर चुके हैं फॉर श्योर, पर अभी CSA नेट का एग्जाम होना है। अरे हाँ, उसकी डेट्स भी आ गई हैं, तो डोंट फॉरगेट टू चेक द डेट्स फॉर द CSA नेट एग्जाम इन द अपकमिंग वीडियो एंड ऑल्सो इन आवर कम्युनिटी सेक्शन ऑन द यूट्यूब चैनल। उसको भी आप जरूर चेक कर लें, एग्जाम की डेट्स आ गई हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ, एडमिट कार्ड जल्दी आने वाला होगा, डाउनलोड करने के लिए तैयार रहें। अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अरेंज करके रखें एंड बी प्रिपेयर मेंटली भी, है ना। एंड ऑल द बेस्ट, नंबर थ्योरी की अच्छे से तैयारी करें। आई थिंक आपको इससे पता चला होगा कि किस पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही होगी वो टॉपिक्स थ्योरी में से उठाएं, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, थोड़ी ज़्यादा उस पर मेहनत करें। बात सही। तो अभी विश्राम दें यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू जो आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में हेल्प कर सकती हैं। हमारा प्यारा सा ऐप बाय द नेम ट्रिप बोहेमिया, वेबसाइट edu.tripbohemia.com एंड आर अदर सोशल मीडिया चैनल्स, जिन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड एक पिन कमेंट में नीचे मिल जाएगा। तो इसके अलावा आपको किसी भी और कमेंट, किसी और टॉपिक की, किसी भी और लिंक की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम आपसे बात करनी है, आपका कोई नंबर है, कोई व्हाट्सएप अकाउंट है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस सबकी आपको ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो वी हैव अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया आइकन्स जिनको बारे में आप जान सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, बट बेस्ट वे टू अप्रोच मी इज़ द कॉमेंट। तो आपका कोई भी डाउट है आप कॉमेंट में बताएं। आई चेक कॉमेंट्स रेगुलरली पर्सनली, तो आपको कॉमेंट के थ्रू पता चल जाएगा कि क्या भी जो भी आपका डाउट है वो रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो एक्टिव हो जाए कॉमेंट्स में एंड लेट अस नो कि आपको कितना सीखने को मिला। वी आर ओपन टू योर फीडबैक। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई एम Ishika and Trip Bohemia is signing off. Ta-ta.